गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, जितने भी न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट हैं उनके जो एडिटोरियल्स हैं, और राज्यसभा लोकसभा टीवी का से मैं इस पर डिबेट भी शुरू करूंगा। ये दोनों चीजें मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर के आ रहा हूँ। कम से कम जो भी आप लोगों के लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो, करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा, वो आपका कवर हो जाए। आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर देता हूँ, जो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे हर महीने शुरू होते हैं, नए नए कोर्सेज। ये है हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। जो प्लस कोर्स है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है यूपीएससी का। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, एसए पेपर और टेस्ट सीरीज वगैरह कवर कराया जाएगा पूरा कंप्लीट। इसके लिए आपको प्लस पे लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो प्लान है वो है 49,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा और आफ्टर डिस्काउंट आपकी 1 साल की फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने या 2 साल के लिए फीस एडमिशन लेते हैं तो 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करने के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। और ये 3 साल का भी प्लान है। जो लोग इंटर या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है वो लोग ले सकते हैं। ये है 90,000 का। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 81,000। ये सारी फीस, ये सारी चीजें। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक जो है वो, उसमें जो प्लस कोर्स वाली सारी चीजें हैं रेगुलर क्लास वाली, ये तो रहेंगी ही रहेंगी। इसके अलावा आपको एक एडिशनल फीचर्स में मिलेंगे। एक पर्सनल कोच दिए जाएंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान रखेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी पे ध्यान रखेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक भी मिलेगा। और इसका जो 1 ईयर का प्लान है आइकॉनिक का, ये है 69,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट और फीस होगी 62,550। वहीं अगर आप 24 महीने के लिए ले लेते हैं यानी 2 साल का जो प्लान है 2 ईयर का, 1,07,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। आप अलग से अब ऑप्शनल का भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पहले क्या था कि जीएस के साथ ही ऑप्शनल में मिलता था, अलग से ऑप्शनल नहीं था। और जो लोग जीएस में एडमिशन लेंगे तो ऑप्शनल उसमें मिलेगा ही। लेकिन जो लोग हैं जो केवल ऑप्शनल का लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 साल का 27,500 रुपए। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड है स्वदीप, SWADEEP। 10% डिस्काउंट और फीस होगी आपकी 24,750 में। वहीं अगर आप लोग 24 महीने का ले लेते हैं 2 साल का, 40,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 रुपए। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है। मैं आप लोगों को रोज ही बता रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन। आप जरूर इसको ज्वाइन करिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करके बनाया गया है। बहुत जरूरी है ऑल ओवर इंडिया। इसमें आपकी रैंकिंग आएगी। इसका टेस्ट शुरू हो चुका है। 6 दिसंबर को पहला टेस्ट था, अब दूसरा होगा 20 दिसंबर को। समय है सुबह 11 बजे और ये आप सबके लिए फ्री है। और सबसे खास इसमें करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के ऐप पे जाना है। ऐप पे जाएंगे तो ऐप पे एक सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का। इस पे जाने के बाद अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा। यहाँ पे जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। जिनको करना है तो वहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे एक कोड मांगेगा। तो कोड पे आप जो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP, ये डाल देंगे। ये डालते ही आपका यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्री एग्जाम के पहले प्रैक्टिस जरूर करिए और ये बहुत ही फायदेमंद है। ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंकिंग आएगी जैसे यूपीएससी में आती है।
ये टेस्ट 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 13 टेस्ट है। तो पहला टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर 11 बजे। अब जो दूसरा टेस्ट है वो होगा आपका 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे। हर 14 दिन पे ये टेस्ट है, हर संडे को होगा, लेकिन हर 14वें संडे को, अल्टरनेटिव संडे को ये होगा, ठीक है। और 6 सेक्शन से इसमें क्वेश्चन आएंगे और पूरा रिलेटिव स्कोरिंग सबको करके आपका आएगा और ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंकिंग आएगी। जब कंप्लीट फाइनल रैंकिंग आ जाएगी रोड टेस्ट की, तो जो फर्स्ट प्राइज पे स्टूडेंट रहेंगे उनको एप्पल मैकबुक एयर, सेकंड रैंक वाले को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड रैंक वाले को एप्पल एयरपॉड और टॉप 100 रैंकर्स को मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर। जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इन सब के अलावा आपको सीखने को, समझने को, जानने को और प्रैक्टिस करने को बहुत सारी चीजें, तो इसलिए जरूर ज्वाइन करिए। और आप लोगों को पता है कि अब 6 महीने बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, तो उसके लिए एक बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है 6 मंथ का जीएस स्पेशल कोर्स और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 बाइलिंगुअल। ये स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से, शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल इसमें एडमिशन लीजिए। कंप्लीट सिलेबस ऑन प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, लाइव क्लासेज होंगे 500 घंटे की, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशन और टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और ये उससे जुड़े हुए और भी बैच हैं जो 6 मंथ का यूपीएससी सीएससी मिशन बाइलिंगुअल, हिंदी में, इंग्लिश में, और 2022 के लिए फाउंडेशन है जो बाइलिंगुअल है, लक्ष्य, ये सब सारी चीजें तो आप देख लेंगे। और इसको जिसको आपको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करेंगे। जब भी यहाँ पे कोड मांगेगा, कोड आप डालेंगे स्वदीप, तो कोड है स्वदीप, तो 10% आपको फीस में यहाँ पे डिस्काउंट में मिल जाएगा। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हम लोग ये जो पढ़ते हैं रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेली न्यूज पे पढ़ते हैं, यानी रोज की कुछ खबरें कवर करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ते हैं जो कि हिंदी में होता है, ठीक है। अगला होता है आरएस टीवी और लोकसभा टीवी का हम लोग डिबेट पढ़ते हैं, ये भी हिंदी में। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आज हम लोग डेली न्यूज में पढ़ेंगे क्या, डेली न्यूज में आज हमारे पास आपके लिए 4 टॉपिक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में पढ़ेंगे, फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसके बारे में, महाशरत प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डेली न्यूज में। तो आइए पहले हम लोग अपना डेली न्यूज शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें मैं आप लोग लेकर के आया हूं, ध्यान से देखते हुए चलिए। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस क्या कह रहा है इसके बारे में ध्यान से देखिए कि भारत में प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। पहली बात है 14 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देते हुए आम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति जागरूक बनाना। इस दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, पहला उद्देश्य कि ऊर्जा के, एनर्जी के संरक्षण, उसके बचाव को ध्यान में रखते हुए उसके लिए क्या प्रयास किए जाए, उसको आम लोगों को, आम जनता को उसके बारे में बताना और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति आम लोगों को जागरूक बनाना भी है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष इस दिवस का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत में प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, कब, 14 दिसंबर को होता है। और इसका आयोजन कौन करता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा किया जाता है। और भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई की स्थापना की थी। बीईई की स्थापना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना भारत सरकार ने कब की है, 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत। आगे देखिए, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो बीईई है, बीईई ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है जो कि ऐसी नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता प्रदान करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना, ठीक है, बीई। और एक ज्ञात हो कि देश की जनसंख्या में अनवरत बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, कि देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से ऊर्जा के उपभोग में भी बढ़ोतरी हो रही है।
अतः ऊर्जा के उपभोग को कम से कम करने हेतु ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि ऊर्जा स्रोतों और संसाधनों के भविष्य को उसके उपयोग के लिए बचाया जा सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत में जनसंख्या की बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा का उपभोग भी बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो इन्हीं सब के क्षेत्र में बीई काम करती है ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में कदम उठाने को, और बीई इसी से संबंधित 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बीई इसका पूरा ऑर्गेनाइज करती है। अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा। क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी अपने राज्य में जो फिल्म और मनोरंजन से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं उनको इंडस्ट्री का दर्जा देने की बात कही गई है। तो ध्यान से पढ़िए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हुए चलिए। क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार जो है अपने राज्य में फिल्म और मनोरंजन, आप लोगों को पता है कि सारी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में ही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिल्म और मनोरंजन को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है, और इस संबंध में जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। क्या क्या चीजें आगे देखिए। ज्ञात हो कि भारत में फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और यदि इसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाता है तो इसे बड़ी संख्या में रियायतें मिल सकेंगी, जो कि इस क्षेत्र और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित होगा। क्या क्या चीजें हैं जरूर ध्यान में रखिएगा कि ज्ञात हो कि भारत में जो फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र की बड़ी संख्या है उनमें लोगों को रोजगार प्रदान करना, और यदि इसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाता है तो इसे बड़ी संख्या में रियायतें मिल सकेंगी, जो कि इस क्षेत्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित होगा। और आगे देखिए इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि भारत भर में फिल्म और मनोरंजन का जो क्षेत्र है, जिसमें टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, लाइव इवेंट, एनिमेशन, सिनेमा और रेडियो आदि शामिल हैं, का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है, और भविष्य में इस क्षेत्र के और अधिक विकास के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया जाना काफी महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि भारत भर में जो फिल्म, मनोरंजन, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, लाइव इवेंट, एनिमेशन, सिनेमा, रेडियो आदि शामिल है, और असल में उद्योग के दर्जे को भारत के किसी भी कानून में विशेष तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में उद्योग के दर्जे को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, और बल्कि यह एक सांकेतिक दर्जा है जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में राज्य केंद्रीय औद्योगिक नीति के समावेश को इंगित करता है। उदाहरण के लिए इसी वर्ष मई माह में खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला मिजोरम पहला राज्य भी बना है। मिजोरम जो है मई माह में खेल और उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला। इसी उद्देश्य के चलते महाराष्ट्र राज्य ने भी फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की बात करी है। आगे देखिए अगला क्या है, महाशरद प्लेटफॉर्म के बारे में देखिए क्या कह रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है। महाशरद प्लेटफॉर्म ये दिव्यांगजनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में एक चर्चा है कि क्या कह रहा है। महाशरद पोर्टल, ये दिव्यांगजनों का इस पर रजिस्ट्रेशन होगा, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक पहल है। क्या इंपॉर्टेंट ये देखिए, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए किसने? महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने।
महाशरद नाम का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य में दिव्यांग लोगों को मुफ्त में आवश्यक उपकरण प्राप्त करने में मदद भी करेगा। जो महाशरद है, ये जो महाशरद नाम का ये प्लेटफॉर्म है, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये राज्य में क्या करेगा, जितने भी दिव्यांग लोग हैं महाराष्ट्र राज्य में, उनको मुफ्त में आवश्यक उपकरण उपलब्ध करने में मदद करेगा। और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के दिव्यांगजनों और उपकरण दान करने वाले लोगों, कंपनियों और विक्रेताओं के बीच एक सेतु के रूप में भी कार्य करेगा। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है महाशरद, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तैयार किया है दिव्यांग लोगों के लिए। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके तहत क्या है कि इन दिव्यांग लोगों को मुफ्त में जो भी उनके लिए आवश्यक उपकरण है वहां पे दिए जाएंगे। और इसमें जो दान करने वाली कंपनियां और विक्रेताएं हैं, ये दोनों इसमें एक सेतु का काम करेगा, इसके थ्रू ये लोग दिव्यांग लोगों को दान करेंगे। आगे देखिए, महाशरद प्लेटफॉर्म क्या है, ध्यान से देखिए। दिव्यांग जनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरण, कौन कौन से आवश्यक आधुनिक उपकरण हैं, जैसे ब्रेल किट, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण है, ये जो भी दिव्यांग जन है उनके जीवन को सुगम बनाने के, मतलब ये उपकरण अगर लोग यूज करेंगे तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे ब्रेल किट है, श्रवण यंत्र है सुनने का, कृत्रिम अंग है आर्टिफिशियल बॉडी, और बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर आदि भी हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे क्या है। और सभी ये सब बाजार में उपलब्ध है। कहां उपलब्ध है, बाजार में। किंतु इन उपकरणों को खरीदने की क्षमता सभी लोगों के पास नहीं है। ठीक है, जितने दिव्यांगजन हैं उनको ये सब उपकरण खरीदने की क्षमता उनके पास नहीं है, और जिसके कारण प्रायः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग लोगों को दैनिक जीवन में बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, इसी वजह से इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाशरद प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल तैयार किया है दिव्यांग जनों के लिए, कि जिसकी मदद से उनको ये सारे उपकरण मिलने में आसानी होगी। वहीं दूसरी ओर देश भर में कई संगठन और निजी कंपनियां और उद्योगपति ऐसे हैं जो इस प्रकार के उपकरणों को दान देने के इच्छुक भी हैं। कई सारे संगठन हैं, एनजीओज हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस प्रकार के उपकरण को दान देने के लिए इच्छुक है। और ऐसे में इन दोनों प्रकार के लोगों को एक साथ पे एक मंच पर लाना आवश्यक है, और महाशरद प्लेटफॉर्म इसी मंच का काम करेगा। ठीक है, और ज्ञात हो कि महाराष्ट्र सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्तकर्ता के रूप में केवल महाराष्ट्र के 2 दिव्यांग लोग ही पंजीकरण करवा सकते हैं, जबकि दानकर्ता के रूप में यहां पर देश भर से कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन पंजीकरण करवा सकता है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या है कि महाराष्ट्र के ही दिव्यांग लोग पंजीकरण करवा सकते हैं, केवल महाराष्ट्र के दिव्यांग जनों के लिए प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो दान करता है, जो लोग अगर दान देना चाहते हैं, तो देश के का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, इस पे पंजीकरण करवा के दान दे सकता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म केवल महाराष्ट्र के दिव्यांग लोगों के लिए है। क्लियर, आगे देखिए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन। ये क्या मशीन है, इसके बारे में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलिए आप लोग। क्या है ये देखिए कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ठीक है, समुद्री गोताखोर के एक समूह ने बाल्टिक सागर में, ठीक है, एक एनिग्मा इनस्क्रिप्शन मशीन की खोज की है। कहां पे मिला है, समुद्री गोताखोरों के एक समूह को बाल्टिक सागर में एक मशीन जिसका नाम है एनिग्मा इनस्क्रिप्शन मशीन। क्या होता है अभी आगे देखेंगे। जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना द्वारा गुप्त संदेश भेजने और उन्हें एनकोड करने के लिए किया जाता है। आप लोग अगर एक मूवी आई थी गाजी,
ठीक है। गाजी अटैक आपने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो समुद्र की जो सेना होती है हमारी, जो पनडुब्बियों में जो सेना जाती थी, नेवल सेना, वो लोग इसी तरीके का एक मशीन रखते थे और ये सब जो स्विच है इनको दबाते थे तो कोडिंग डिकोडिंग करके वो गुप्त संदेश भेजते थे, या उनके द्वारा कुछ भेजे गए संदेशों को सुनने का या आने जाने की आवृत्तियों को ये लोग महसूस करते थे। आपने गाजी अटैक में देखा होगा। तो ये उसी तरीके की एक मशीन है जिसका नाम एनिग्मा है। और एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन जो है ये द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूज किया गया था नाजी की सेना द्वारा गुप्त संदेश भेजने और उन्हें एनकोड करने के लिए। तो यह भी समुद्री गोताखोरों को मिला है एक समूह को, कहा, बाल्टिक सागर में। आगे देखिए, एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन का आविष्कार प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मन इंजीनियर आर्थर सेरेबियस द्वारा किया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में है, जर्मन इंजीनियर, क्या नाम है, आर्थर सेरेबियस द्वारा। हालांकि उस दौरान इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया था। कब बनाया गया इसका आविष्कार? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ही बनाया गया था। उस युद्ध के अंत के समय में एक जर्मन इंजीनियर थे आर्थर सेरेबियस द्वारा, और उस समय इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की सेना ने कोड में संदेश प्रसारित करने के लिए एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन का उपयोग भी किया था। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, जो नाजी जर्मनी की सेना है इन्होंने कोड में संदेश भेजने के लिए इस मशीन का उपयोग किया था, जो भी समुद्री गोताखोरों को मिला है। इसके बारे में देखिए और क्या कह रहा है इस मशीन के बारे में, कि इस मशीन में किसी भी खुफिया संदेश को एन्क्रिप्ट करने के लिए काफी अत्याधुनिक प्रणाली का उपयोग किया गया था, और जिसके कारण मित्र राष्ट्रों के सैन्य और खुफिया विभागों को इन संदेशों को डिक्रिप्ट करने में काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है ना, जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। क्या क्या एडिटोरियल्स हैं आप लोगों के लिए हिंदी में, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स इनके बारे में देखिए क्या है, वो भी हिंदी में लेकर के आया हूं। क्या है, पहला आर्टिकल है आपका पी ओवेल मलेरिया के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और एक मुद्दा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। दूसरा है राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना, सोर्स है इसका पीआईबी, और मुद्दा है ये शासन व्यवस्था का। तीसरा है भारत में वाहन बीमा, स्रोत है इंडियन एक्सप्रेस, और मुद्दा है ये गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था का। ये तीन आर्टिकल है। इसके बाद हम लोग एक डिबेट भी पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा टीवी का। तो इन तीनों आर्टिकल के बारे में ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में है, क्या कह रहा है, पी ओवेल मलेरिया, बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट ज्वलंत मुद्दा है अभी ये, ध्यान से देखते हुए चलिए क्या कह रहा है इसमें। पी ओवेल मलेरिया क्या कह रहा है, पी ओवेल मलेरिया चर्चा में क्यों है। एक मलेरिया का एक टाइप है जिसके बारे में भी पता चला है, केरल में ये एक सैनिक में इसकी पहचान की गई है वहां पे। तो ये एक टाइप है मलेरिया का, इसके बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कभी हाल ही में केरल में मलेरिया के एक प्रकार प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, इसी को पी ओवेल कहा जाता है, कि लक्षणों की पहचान एक सैनिक में की गई है। एक सैनिक के अंदर पी ओवेल की पहचान की गई है। केरल में मलेरिया का एक प्रकार का एक टाइप है जिसका पूरा नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। और संभवतः यह सैनिक सूडान में इस रोग से प्रभावित हुआ था। ये जो केरला का सैनिक है, ये सैनिक सूडान में ये जो पी ओवेल मलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया का जो टाइप है, इससे सूडान में प्रभावित हुआ था। जो सूडान जो है ये प्लाज्मोडियम ओवेल का एक स्थानिक क्षेत्र माना जाता है। जो पी ओवेल मलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओवेल जो टाइप है मलेरिया का, एक कहां पे, ये सूडान में पाया जाता है। आगे देखिए और क्या कह रहा है, प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में देखिए क्या क्या पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंट, क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में। प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया परजीवी के 5 प्रकारों में से एक है। मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, मलेरिया के जो परजीवी होते हैं जिससे मलेरिया फैलता है, उसके 5 टाइप्स हैं, और 5 टाइप्स में से एक टाइप है ये कौन सा, प्लाज्मोडियम ओवेल यानी पी ओवेल, ठीक है। इसके अलावा 4 और है टाइप्स इसके परजीवी के, कौन, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम,
प्लाज्मोडियम विवैक्स जो कि सबसे सामान्य होता है, और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और एक होता है प्लाज्मोडियम नालेसी। तो ये 4 और एक है, पांचवा है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो आज हम लोग पी ओवेल इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यही 5 टाइप है मलेरिया के परजीवियों के लिए। और इसके लगभग 20% जो परजीवी हैं वो कोशिका की तरह अंडाकार होते हैं, इसलिए ओवेल कहा जाता है। ये जो प्लाज्मोडियम के जो परजीवी हैं, इसके जो 20% है कोशिका की तरह ऐसे अंडाकार होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कोशिकाओं की तरह अंडाकार, इसीलिए इसको ओवेल कहा जाता है। और ये परजीवी व्यक्ति की प्लीहा या यकृत में लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक है। अगर ये व्यक्ति को इससे संक्रमण हुआ तो उसके प्लीहा और यकृत में, लिवर में लंबे समय तक रह सकते हैं। आगे दे देखिए इसका लक्षण क्या होता है। अगर पी ओवेल मलेरिया से अगर कोई संक्रमित हो गया तो लक्षण किस टाइप के होते हैं पी ओवेल मलेरिया। इसके लक्षणों में 48 घंटों तक बुखार, सिर दर्द और मतली की शिकायत शामिल है, और साथ ही यह कभी गंभीर बीमारी का कारण भी बनता है, ठीक है। और पी विवैक्स से इसकी समानता कैसा है, जो एक जनरल अभी हमने इसके पीछे देखा था, जो और टाइप था मलेरिया परजीवी के, तो इसमें पी विवैक्स था, इससे इसकी समानता कैसे है ओवेल की। ये देखिए पी ओवेल और पी विवैक्स बहुत मिलता जुलता है, और इन दोनों के उपचार का तरीका भी समान ही है। हालांकि पी विवैक्स और पी ओवेल के बीच भेद करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन सावधानी पूर्वक जांच करने पर इस अंतर का पता लग सकता है। लगभग सेम है, बहुत ज्यादातर इनका इलाज भी सेम होता है दोनों का, पी ओवेल पी विवैक्स का, लेकिन अगर सावधानी से जांच करें तो इस अंतर का पता चल जाएगा कि कौन सा पी विवैक्स है और कौन सा पी ओवेल है। अब इसका प्रसार कैसे होता है, पी ओवेल मलेरिया का प्रसार कैसे होता है। पी ओवेल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका का स्थानिक रोग है, सूडान का, और अफ्रीका से बाहर इस रोग के लक्षणों का पाया जाना एक असामान्य घटना है। हालांकि यह रोग फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी में भी पाया जाता है, लेकिन इस क्षेत्रों में इसकी स्थिति अभी दुर्लभ मानी जाती है। सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका का यह रोग है, और सूडान का स्थानिक रोग है ये, ठीक है। और इस अफ्रीका के बाहर पाया जाना ये बहुत ही असामान्य घटना है। कोई वहां से संक्रमित होकर अगर आएगा तभी ये उससे संक्रमित होगा। अब भारत में इसका संचरण कैसे हुआ, भारत में ये देखिए, क्योंकि केरला में एक सैनिक पी ओवेल मलेरिया से ग्रसित पाया गया, तो क्या कह रहा है भारत में संचरण के बारे में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के अनुसार केरल में पाया गया यह पहला मामला है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसका कोई दूसरा मामला अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च NIMR के द्वारा, और इससे पहले गुजरात, कोलकाता, ओडिशा और दिल्ली में भी इसके मामले पाए जाने की पुष्टि की गई है। केरल का ये पहला मामला है, और केरल के पहले इस तरीके का मामला एक बार गुजरात, कोलकाता, उड़ीसा और दिल्ली में भी पाए जा चुके हैं। हालांकि इन सब में स्थानीय स्तर पर संचरण का मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये सब लोग किसी और स्थान पर प्रभावित हुए हैं जिनके अंदर इसके लक्षण पाए गए हैं। और वर्ष 2019 में भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश राज्यों में पाए गए कुल 1.57 लाख मलेरिया के मामलों में से 1.1 लाख मामले यानी 70% केवल फाल्सीपेरम मलेरिया के थे, जो एक मलेरिया का टाइप है, जो भी मैंने आपको 5 टाइप पढ़ाया था उसमें से। तो इस तरीके के मामले बहुत कम पाए गए क्योंकि ये संचारित यानी फैला हुआ नहीं है, ये भारत में कहीं से आया है। आगे देखिए, और हालांकि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले वर्ष 2000 के 20 मिलियन से घटकर वर्ष 2019 में 5.6 मिलियन ही रह गए हैं। जो विश्व की मलेरिया की रिपोर्ट आई है 2020 के अनुसार, तो भारत में जो मलेरिया के मामले हैं सन 2000 में क्या थे, 20 मिलियन थे, और 2019 में घट करके 5.6 मिलियन हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है। आगे दे देखिए, अभी सारी बातें हैं कि मलेरिया से संबंधित ये टाइप है, तो मलेरिया के बारे में पढ़ लीजिए कि मलेरिया क्या होता है। क्या है मलेरिया? यह प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला
मच्छर जनित रोग है, मच्छरों के द्वारा ये फैलता है और जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण होने वाला मलेरिया सबसे गंभीर माना जाता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। अगर प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम किसी को हो गया तो वो सबसे गंभीर है और जानलेवा भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या है, ये देखिए। जो प्लाज्मोडियम परजीवी है इनका जीवन चक्र क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मैं इमेज के द्वारा भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, बाकी यहाँ पे पढ़िए। आरबीसी के टूटने से यानी रेड ब्लड सेल्स के टूटने से एक विषाक्त पदार्थ यानी होमोजोइन का निर्माण होता है, जो हर 3 से 4 महीने में ठंड लगने की शिकायत और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। अगर रेड ब्लड सेल्स टूटता है तो अगर ये टूटा तो शरीर में एक विषाक्त पदार्थ जिसका नाम है होमोजोइन, इसका निर्माण होता है, जो हर से 3-4 दिन में ठंड लगने की शिकायत और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार भी होता है। और संक्रमित मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम मानव शरीर में स्पोरोटोइजस यानी संक्रामक रोग के रूप में प्रवेश करता है। अगर संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर अगर काटती है जो प्लाज्मोडियम से संक्रमित है तो उसके द्वारा फिर ये रोग मनुष्य के शरीर में फैलता है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, जो लिवर की कोशिकाएं होती हैं वहां पे सबसे पहले मनुष्य में वो वृद्धि करते हैं और फिर रेड ब्लड सेल्स पर हमला करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर आरबीसी टूटने लगता है और फिर बुखार वगैरह आने लगते हैं। और मादा एनफिलीज मच्छर द्वारा किसी संक्रमित व्यक्ति को काटे जाने से ये परजीवी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऐसे मच्छर के काटने से अन्य लोगों में भी ये फिर फैलता है। ठीक है। और परजीवी उनकी लार ग्रंथियों में जमा होने वाले स्पोरोटोइज के निर्माण के लिए स्वयं में वृद्धि भी करते हैं। और जब ये मच्छर किसी इंसान को काटते हैं तो स्पोरोटोइज उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है जो मच्छरों के लार ग्रंथियों में जमा होता है और जिसके कारण ऐसी घटनाओं में फिर वृद्धि होने लगती है। क्लियर। इसके बारे में नोट क्या कह रहा है, आप इसके बारे में और पढ़ लीजिए क्या क्या पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की जरूरत होती है, एक मानव और एक मच्छर, इसकी आवश्यकता होती है। पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी मलेरिया परजीवी होते हैं वो अपना जो जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल पूरा करेंगे उनके लिए उनको 2 चीजों की जरूरत होगी, एक मानव और एक मच्छर होंगे, तभी मलेरिया के परजीवी अपने जीवन चक्र को पूरा कर पाएंगे। आगे देखिए। मादा एनफिलीज मच्छर रोगवाहक का काम करता है, ट्रांसमिटेड एजेंट। जो मादा एनफिलीज मच्छर है वही मानव के अंदर इसको पहुंचाता है। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जो हमने पढ़ा 25 अप्रैल को। और ध्यातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आधिकारिक तौर पर केवल 4 बीमारियों HIV एड्स, टीबी, मलेरिया और हेपेटाइटिस के संदर्भ में रोग विशिष्ट दिवस मनाता भी है। WHO एड्स दिवस मनता है, टीबी दिवस, वैश्विक स्तर पर मलेरिया और हेपेटाइटिस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना की बात हो रही है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए क्या कि आत्मनिर्भर भारत योजना या जो भी कोविड-19 के दौरान जो भी पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को दिया, तो क्या दिया, कौन कौन से स्टेट ने इसको लिया, किसने किसने नहीं लिया, क्या क्या चीजें इसमें बातें हुई, इसके बारे में क्या क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। चर्चा में क्यों राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना का लाभ उठाया है। केवल तमिलनाडु ने ये जो विशेष सहायता योजना राज्यों को दिया गया है केंद्र की तरफ से, तमिलनाडु ने इसका फायदा नहीं उठाया, उसके अलावा लगभग सभी राज्यों ने उठाया है। और इस योजना की घोषणा वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की थी। किस योजना की घोषणा, राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या इसमें पॉइंट है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, पहले ये पढ़िए क्या इस योजना की पृष्ठभूमि है।
केंद्र सरकार ने, एक केंद्र सरकार की योजना है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषणा की थी कि वह राज्यों के लिए 50 वर्षों हेतु 12,000 करोड़ रुपए के विशेष ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करेगी, और विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिए। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह घोषणा की थी कि जो राज्य हैं उनको 50 वर्षों के लिए 12,000 करोड़ रुपए के विशेष, वो भी ब्याज मुक्त ऋण, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करेगी, और विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के मामले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये क्लास आसानी से समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं, जरूर पूछिएगा। और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने से और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें पहुंच सकेंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है इस योजना के बारे में कि केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की थी राज्यों के लिए कि 50 वर्षों हेतु 12,000 करोड़ रुपए, वो भी ब्याज मुक्त ऋण। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है जो कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व में हुई कमी की वजह से इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मैंने बताया था ये योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की गई है उन राज्यों के लिए जो कोविड-19 महामारी के कारण उनके राजस्व में कमी हुई है, और वो इस पैसे से अपने राजस्व को, पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ा सकें, वे अपने वित्तीय परिस्थितियों का ठीक से सामना कर सकें। आगे देखिए और क्या इसके पृष्ठभूमि है, इसके बारे में और क्या पॉइंट है। इसके 3 भाग हैं। ठीक है, इस योजना के 3 भाग हैं। भाग 1 जो है वो राज्यों के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के शामिल है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए, और उनके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए। ठीक है ना, आगे देखिए भाग 2 में है और अन्य सभी राज्यों के लिए निर्धारित है 7500 करोड़ रुपए की राशि। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ के बाकी राज्यों के लिए 7500 करोड़ रुपए की राशि है। और भाग 3 के तहत है इस योजना का उद्देश्य राज्यों में विभिन्न नागरिक केंद्रीय सुधारों को आगे बढ़ाना भी है, जो जन सुविधा केंद्र या सहायता केंद्र है उन सारे चीजों को। और भाग 3 के तहत इसके लिए 2000 करोड़ रुपए भी निर्धारित किए गए हैं। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें। और यह राशि केवल उन राज्यों के लिए उपलब्ध होगी जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट 4 अतिरिक्त सुधारों में से कम 3 सुधारों को कार्यान्वित करते हैं। और इस योजना के तहत जो राशि दी गई है उन्हीं राज्यों को मिलेगी जो वित्त मंत्रालय ने 4 इसमें सुधार बताए हैं, उन 4 सुधारों में से जो 3 को पूरा करता होगा उन्हीं को। क्या, आगे देखिए ये 4 सुधार कौन कौन से हैं। इन 4 सुधारों में से जो 3 को पूरा करता होगा उन्हीं को। 4 सुधारों में से क्या है कि जो राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को फॉलो अप करता होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शहरी स्थानीय निकाय या उपयोगिता सुधार, या बिजली क्षेत्र में सुधार, इन 4 में से किन्हीं 3 को अगर कोई फॉलो अप करता होगा राज्य, तो उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में ये देखिए कि वित्त मंत्रालय ने 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के तहत 9,879.61 करोड़ रुपए इस योजना के तहत अनुमोदित कर भी दिए हैं 27 राज्यों को। और इनमें से पहली किस्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। और स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे विविध क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है। तो इन क्षेत्रों में इस पूंजी का व्यय किया जाएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसके बारे में। पूंजीगत व्यय का परिभाषा क्या है, पहले होता क्या है पूंजीगत व्यय ये समझिए। क्या है परिभाषा। पूंजीगत व्यय मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा खर्च किया गया धन है। इसी धन को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, जो कि सरकार द्वारा, वो धन जो सरकार द्वारा किन क्षेत्रों पे, मशीनरी, उपकरण, भवन,
स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा आदि के क्षेत्र में जो खर्च किया जाता है उसी को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। और पूंजीगत व्यय पूंजी निवेश के रूप में गैर आवर्ती प्रकार के व्यय होते हैं। इनका किसी प्रकार से कोई ब्याज वगैरह भी नहीं लगता और इस प्रकार के व्यय में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार की उम्मीद भी होती है। और पूंजीगत व्यय में निम्न मदें शामिल हैं। जो पूंजीगत व्यय में कौन कौन सी निम्न मदें हैं कि वहां पे निवेश, ऋण का भुगतान, ऋण का वितरण, शेयरों की खरीद, भूमि, भवन, मशीनों और उपकरणों पर व्यय आदि शामिल है। ठीक है ना। ये जो व्यय मिलेंगे इसमें निम्न मदें, आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं, राज्य कहीं भी निवेश, ऋण का भुगतान कर सकता है, ऋण दे सकता है, शेयर खरीद सकता है, भूमि, भवन, मशीन, उपकरणों आदि पे व्यय कर सकता है। तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए पूंजीगत व्यय के लाभ क्या है। लाभ क्या है पूंजीगत व्यय के। पूंजीगत व्यय जो कि परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देता है, प्रकृति में दीर्घकालिक होते हैं और इसके अलावा उत्पादन हेतु सुविधाओं में सुधार कर और परिचालन दक्षता को बढ़ाकर यह कई वर्षों तक राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता भी प्रदान करता है और यह श्रम भागीदारी भी बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है और भविष्य में अधिक उत्पादन करने की क्षमता भी प्रदान करता है पूंजीगत व्यय। अब इसकी राजस्व व्यय से भिन्नता कैसी है पूंजीगत व्यय की। पूंजीगत व्यय की राजस्व व्यय से भिन्नता कैसे है। राजस्व व्यय से अभिप्राय क्या होता है। राजस्व व्यय पहले ये समझिए। पूंजीगत व्यय तो आपने देखा कि क्या होता है। अब राजस्व व्यय क्या है तो भिन्नता अपने आप पता चल जाएगा। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं में कमी आए। ठीक है। और राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं जो 10 साल किए जाते हैं प्रतिवर्ष। उदाहरणतः इसमें क्या होता है, ब्याज की अदायगी, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, वेतन और छात्रवृत्ति, ये सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था मशीनीकरण, उपकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो व्यय किया जाता है वो पूंजीगत व्यय। तो ये आर्टिकल पीआईबी का था, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला हमारा जो आर्टिकल है तीसरा वो है भारत में वाहन बीमा। क्या कह रहा है भारत में वाहन बीमा के बारे में, ध्यान से देखिए। भारत में वाहन बीमा जरूरी क्यों, चर्चा में आखिरकार क्यों आया, क्यों इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, ये पढ़िए पहले। अभी ये हाल की न्यूज है 2 दिन पहले के आर्टिकल। क्या कह रहा चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो आईआईबी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आईआईबी ने यानी इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, आईआईबी इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने अपनी भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। और भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो का गठन, इसका गठन कब हुआ था, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आईआईबी का गठन हुआ था। कब, वर्ष 2009 में बीमा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ही मंच के रूप में किया गया था। IRDAI ने आईआईबी का गठन 2009 में किया था। ठीक है, आगे देखिए क्यों चर्चा में जो रिपोर्ट आया, क्या चीजें आई इस रिपोर्ट में। बिना बीमा वाले वाहन कितने हैं, ये देखिए भारत में इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 तक, मार्च 2019 तक का आंकड़ा था कि मार्च 2019 तक सड़कों पर मौजूद कुल वाहनों में से 57% वाहन बीमाकृत नहीं थे। यानी ये मार्च 2019 तक का आंकड़ा है और 2019 तक में, मार्च तक में सड़कों पे जितने भी मौजूद वाहन थे उनमें से 57% वाहनों का बीमा हुआ ही नहीं था। ठीक है, जबकि मार्च 2018 में ऐसे वाहनों की संख्या 54% थी और मार्च 2018 में जो आंकड़ा आया था उसमें 54% वाहनों का बीमा नहीं था और इस बार बढ़ गया है, इस बार 57% वाहनों का बीमा नहीं है। और बिना बीमा वाले अधिकांश वाहन लगभग 66% जो है वो 2 पहिया वाहन है। और भारत में जितने भी वाहन हैं, जो ये आंकड़ा आया है, इनमें से जो अधिकांश वाहन है, जो अधिकांश गाड़ियां हैं जिनका बीमा नहीं है, 66% 2 पहिया, 2 व्हीलर्स।
और मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार सभी वाहनों का तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी वाहन बीमा पॉलिसी के साथ बीमा होना अनिवार्य है। और मोटर वाहन अधिनियम जो 2019 है, इसके तहत क्या रूल है कि अगर आप कोई बीमा कराए चाहे ना कराए, लेकिन सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होना जरूरी है। ये ध्यान में रखिएगा। कारण क्या है होने का, क्या है कारण कि सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का सही ढंग से पालन न होने, बीमाकर्ताओं द्वारा फॉलोअप में कमी और तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी कवर की बढ़ती लागत के परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग अपनी मोटर बीमा पॉलिसी का नवीकरण नहीं करवाते हैं। क्या होता है कि क्यों नहीं करवाते, क्या कारण है कि जो सड़क सुरक्षा संबंधी नियम है उनका सही ढंग से पालन नहीं होता, बीमाकर्ताओं का फॉलोअप में कमी, जो बीमाकर्ता लोग हैं वो लोग फॉलोअप ठीक से नहीं करते, और जो थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी है इसकी कवर की जो बढ़ती लागत के परिणाम स्वरूप इसकी जो कवर करने की लागत है वो नहीं होती। तो इसलिए अधिकांश लोग अपना बीमा नहीं कराते। आगे देखिए और क्या कह रहा है, इससे संबंधित चिंताएं क्या है, अगर बीमा नहीं हुआ तो क्या चिंताएं हैं कि भारतीय सड़कों पर लगभग 13.2 करोड़ वाहन बिना तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी कवर के चल रहे हैं। पूरे भारत में तकरीबन 13.2 करोड़ गाड़ियां बिना थर्ड पार्टी पॉलिसी कवर के चल रहे हैं। और ऐसे में यदि इन वाहनों से भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि प्रायः वाहन के मालिकों के पास क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सीमित साधन होते हैं और बीमा पॉलिसी ऐसी कोई एक बीमा कंपनी नहीं होगी जिस पर देयता को लगाया जा सकेगा। क्लियर। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, क्या कह रहा है वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आगे देखिए। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो सड़क दुर्घटनाएं के मामले हैं, ये देखिए कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष भारत में जो सड़क दुर्घटना होती है उससे 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, यह आंकड़ा है। और वर्ष 2010 से 18 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं और साथ ही दुर्घटना से संबंधित होने वाले पिछले दशकों की तुलना में कमी भी दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि आई है। वर्ष 2010 से 18 के बीच में वाहनों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं और साथ ही जो सड़क दुर्घटना से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें कुछ कमी आई है। और वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में, ये तो 8 साल का मामला था लेकिन यहाँ 1 साल का देखिए, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता प्रति 100 दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 0.6% की वृद्धि हुई है। 17-18 का जो आंकड़ा है, 2017 और 2018 का जो आंकड़ा है, इसमें 100 लोगों का अगर प्रतिशत में हम लोग देखें तो 100 लोगों में से 2.6% की वृद्धि हुई है मृत्यु में। आगे देखिए और क्या 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 कह रहा है आंकड़ा, इसके प्रमुख कारण क्या है ऐसा होने के। ये रिपोर्ट के मुताबिक ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण रहा है। ओवर स्पीड से गाड़ियां अगर चलती है सड़क पे तो यही दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण है। और सड़क दुर्घटना में मरने वाले कुल लोगों में से 64.6% लोगों की मृत्यु केवल ओवर स्पीडिंग के कारण ही होती है। और वर्ष 2018 में कुल दुर्घटनाओं में 2 पहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 35.2% रही है। 2018 में जो 2 व्हीलर्स है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है 35.2%। और आम लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न करने से बीमा कंपनियों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि इससे बीमा दावे का अनुपात बढ़ जाता है और कंपनियों को नुकसान भी होता है। और कई अवसरों पर न्यायाधिकरणों ने बीमाकर्ताओं के मुआवजे के लिए उत्तरदायी भी ठहराया है। तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित वैश्विक पहले क्या है, बीमा से संबंधित वैश्विक पहले सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। सड़क सुरक्षा से संबंधित ब्रासीलिया की घोषणा वर्ष 2015 में, तो इसमें क्या कहा गया था ये देखिए। ब्रासीलिया घोषणा पर ब्राजील में आयोजित सड़क सुरक्षा हेतु द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में हस्ताक्षर
किए गए थे। और सड़क सुरक्षा हेतु पहला वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। जो पहला सड़क सुरक्षा से हेतु वैश्विक सम्मेलन था वो कहाँ, 2009 में रूस में, और 2015 में ब्रासीलिया यानी ब्राजील में एक द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में सड़क सुरक्षा हेतु कुछ हस्ताक्षर हुए थे। ब्रासीलिया घोषणा के माध्यम से क्या हुआ था कि सभी देशों ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 3.6 यानी कि वैश्विक ट्रैफिक से होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने की योजना बनाई थी। जो ब्रासीलिया घोषणा 2015 में जो हस्ताक्षर हुआ था उसके द्वारा कि वर्ष 2030 तक की जो भी लक्ष्य है 3.6 यानी कि जो भी वैश्विक ट्रैफिक से होने वाली मौत है उनको आधा करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2010 से 2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक भी घोषित किया था यूनाइटेड नेशन ने। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, इसमें आगे और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ये देखिए। भारत विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष 20 मिलियन से अधिक वाहनों की बिक्री होती है भारत में। और भारत उन देशों में से भी एक है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं और मौतें भी होती हैं। और ऐसी स्थिति में यह बहुत जोखिमपूर्ण और खतरनाक है कि देश में सड़कों पर चलने वाले आधे से अधिक वाहन बीमाकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में बीमा जरूर होना चाहिए। और यद्यपि बीमा के माध्यम से सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को तो नहीं रोका जा सकता, किंतु यह दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान को अवश्य कम कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप बीमा करा लेंगे तो सड़क में दुर्घटना हुई तो आपको चोट नहीं आएगी, आपको कुछ नहीं होगा, वो तो नहीं रोका जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इस दुर्घटना से कुछ होता है, जो भी नुकसान होगा, ये बीमा के द्वारा उसकी भरपाई कुछ तो कम की ही जा सकती है। ठीक है, आइए और इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकते हैं, ये देखिए कि बीमा की अवधारणा तथा इसके महत्व आदि से संबंधित विषयों पर जागरूकता फैलाने और वित्तीय साक्षरता में सुधार करने की आवश्यकता भी है। और नियामकों को 3 अन्य पहलुओं पर सतर्क होने की भी आवश्यकता है। जो इसके लिए नियामक बने हैं 3 अन्य पहलुओं पे, क्या, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम आय वाले लोगों को बीमा कवर के लाभ से वंचित न रह जाएं, क्योंकि ये आबादी का बड़ा हिस्सा है और उन्हें सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। ये ध्यान में रखते हुए चीजों को मैनेज करना चाहिए जो भी नियम कानून बनाते हैं बीमा से संबंधित उन लोगों को। और इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि बीमा कंपनियां बिचौलियों को दरकिनार करते हुए बीमा उत्पादों की सीधी खरीद के लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत करें, कि लोग घर बैठे ऑनलाइन कर लें, बिचौलियों के पास जो पैसा जाता है वो बचे। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कंपनियां ज्यादा मूल्य न लें या कवर में छिपी हुई लागत न जोड़ें। जो मूल्य है वही मूल्य लें, ज्यादा मूल्य ना लें। ठीक है, और जो कवर करने का, जो उसके तहत जो कवर किया जाता है पॉलिसी, उसकी छिपी हुई लागत को ना जोड़ें, लोगों को इसके बारे में बताएं। ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जो मैंने बताया था कि एक और मुद्दा मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं आज से, ये आरएस टीवी और लोकसभा टीवी, मतलब राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी में जो डिबेट आता है, वो डिबेट तो आता आप लोगों का इंग्लिश में है उसमें, तो उसका जो मैटर है मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर के आ रहा हूं, तो आप इसको आराम से पढ़िए। आज का हमारा इसमें का एक टॉपिक है, और ये मैं मैटर आप लोगों से मैंने सोचा है कि अगस्त से लेकर के अब तक का रोज 1 या 2 रोजाना मैं कवर कराता रहूंगा। तो ये 22 अक्टूबर का ये मैटर है, 22 अक्टूबर 2020 का, और आईआर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध से। क्या है, क्या डिबेट था, क्या बहस थी राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी में, कि भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बारे में, कि भारत और श्रीलंका का जो शिखर सम्मेलन अक्टूबर में हुआ था उस मुद्दे पे डिबेट हुई थी। तो इस डिबेट में क्या क्या बातें हुई थी हम लोग पढ़ेंगे, इस डिबेट में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में लेकर के आया हूं, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या है, ध्यान से देखिए। टॉपिक क्या है हमारा, कि भारत श्रीलंका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन अक्टूबर में हुआ था ये, और जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल है आपका 28 अक्टूबर का। ठीक है, ये जो सॉरी आर्टिकल नहीं, ये जो डिबेट हम लोग पढ़ रहे हैं आरएस टीवी और एलएस टीवी का, ये है 28 अक्टूबर
2020 का, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला है कि अगस्त से लेकर के अब तक का, जब तक ये मामला चलता रहेगा, मैं आप लोगों को ये सारे डिबेट कवर कराऊंगा। मैं आप लोगों को हिंदी में लेकर के आया हूं, तो ध्यान से पढ़िए। आईआर का मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय संबंध का। टॉपिक क्या है? भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बारे में। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या शिखर सम्मेलन में वार्ता हुई, क्या क्या चीजें हुई, ये देखिए। अक्टूबर का मुद्दा है, ध्यान से। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच पहले वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये पहला ऑनलाइन शिखर सम्मेलन हुआ अक्टूबर में, पहला ऑनलाइन वर्चुअल, भारत और श्रीलंका दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में। इस शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन विवाद जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ये जो शिखर एक्चुअली डिबेट का मुद्दा है, तो बहुत सारी बातें हुई। क्या क्या बातें हुई भारत और इसके बीच डिबेट में आया था, तो क्या क्या चर्चा हुई थी, पढ़ते चलिए। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, इसमें रक्षा और सुरक्षा के बारे में तो बात हुई ही, इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी, उसमें जो भारत चीन का भी विवाद चल रहा है, इन मुद्दों पर भी बातचीत की गई। आगे देखिए, पृष्ठभूमि क्या है इस द्विपक्षीय वार्ता की भारत और श्रीलंका के बीच में? क्या है पृष्ठभूमि, पहले इसके बारे में जानिए। भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है, प्राचीन समय से ही, और दोनों देशों की बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों की अपनी विरासत है, ठीक है। और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति भी देखने को मिली है दोनों पक्षों में। क्या कह रहा है? व्यापार और निवेश के साथ दोनों देशों के बीच अवसंरचना विकास, शिक्षा, संस्कृति तथा रक्षा क्षेत्र सहयोग में वृद्धि भी हुई है। व्यापार और निवेश के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का, शिक्षा का, कल्चर का और रक्षा क्षेत्र के सहयोग में वृद्धि भी हुई है। और दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक आपसी समझ भी साझा करते हैं। और भी कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसमें दोनों देश आपस में राय परामर्श लेके एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहते हैं। और क्या कह रहा है इसमें? ध्यातव्य है कि भारत और श्रीलंका सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य भी है। सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य है भारत और श्रीलंका। और मैं एक बार ये भी सोच रहा हूं कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और जो भारत के भी संगठन है, इनकी मैं आप लोगों की एक क्लास अलग से डिसाइड करके अलग टाइम पे एक मैं इन संस्थाओं के बारे में पूरी आपकी क्लास लूं, आपको सारे संस्थाओं के बारे में पढ़ा दूं, जितने नेशनल और इंटरनेशनल संगठन है उनके बारे में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए कि भारत और श्रीलंका जो है वो सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य भी हैं, और सार्क देशों भारत का व्यापार श्रीलंका के साथ सबसे अधिक है। सार्क देशों में भारत का व्यापार श्रीलंका के साथ सबसे ज्यादा है। और दिसंबर 1998 में एक अंतर सरकारी पहल के माध्यम से भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना भी की गई थी 1998 में। और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना भी है। और भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत द्वारा श्रीलंका को किया गया निर्यात लगभग 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका से भारत को किया गया निर्यात लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। तो ये व्यापार का आप लोग ध्यान में रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या कह रहा है इसमें? और भारत और श्रीलंका के बीच में इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है स्लिनेक्स, इसका भी आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। एक संयुक्त सैनिक अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है स्लिनेक्स। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। ये जो बैठक हुई है अभी उस समय, ये क्यों महत्वपूर्ण है, पहले इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखिए कि यह जो बैठक हुई अभी अक्टूबर में, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 अगस्त 2020 को महिंद्रा राजपक्षे
कि प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अपने देश के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता के साथ उनकी अब पहली द्विपक्षीय बैठक थी। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है भारत श्रीलंका का बैठक जो अक्टूबर में हुआ, इसलिए कि 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए थे, नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, और उनके प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनकी ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी, कि पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी। और गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2019 में श्रीलंका के 7वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद गोतबाया राजपक्षे भी अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर भारत आए थे। और 2019 में भी जो श्रीलंका के 7वें राष्ट्रपति चुने गए थे गोतबाया राजपक्षे, वो भी पहली अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर भारत ही आए थे। और फरवरी 2020 में महिंद्रा राजपक्षे भी भारत यात्रा पर आए थे और अगस्त में वो चुने गए वहां के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री चुनने के बाद भारत के साथ उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये कोविड का दौर है इसलिए ऑनलाइन हुआ था। और श्रीलंकाई शीर्ष नेतृत्व द्वारा भारत को दी जाने वाली प्राथमिकता श्रीलंका के लिए भारत के महत्व को भी दर्शाता है। और क्या कह रहा है, इस बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका सरकार के संविधान के 13वें संशोधन, अभी जो श्रीलंका संविधान का 13वां संशोधन हुआ है, इस बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने इस संशोधन के कार्यान्वयन और सुलह और सामंजस्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की आकांक्षाओं पर ध्यान देने का आह्वान भी किया है। तमिल लोगों का, क्योंकि वहां से सटा हुआ, और जिस पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात हुई थी, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अब एक द्विपक्षीय सहयोग क्या क्या हुआ इस बैठक में, किन किन मुद्दों पे बात हुई, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी देश प्रथम नीति, हमारा जो चलता है पड़ोसी देश प्रथम नीति भारत का, या नेबरहुड फर्स्ट नीति, ये भारत का एक नीति है कि पड़ोसी देश पड़ोसी देश प्रथम नीति या नेबरहुड फर्स्ट का मतलब कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना, ये भारत की नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और सागर सिद्धांत, सागर डॉक्ट्रिन के तहत श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को विशेष और उच्च प्राथमिकता देने की बात कही है, क्योंकि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाता है। और जो भी सागर डॉक्ट्रिन है, इस सागर सिद्धांत का मतलब कि जो भी पड़ोसी देशों की सीमा हमारे सागर से लगती है उसके जो हम लोग उससे साझा करते हैं समुद्र के द्वारा, तो इन सारे चीजों पे स्पेशल एंड हाई प्रायोरिटी देने की बात भारत के द्वारा। और ध्यातव्य है कि अगस्त 2020 में चुने गए श्रीलंका के नए विदेश सचिव ने अपनी नई विदेश नीति में भारत प्रथम दृष्टिकोण या इंडिया फर्स्ट अप्रोच को अपनाने और भारत के सामरिक रक्षा और हितों की सुरक्षा की बात भी कही है। अगस्त 2020 में चुनाव हुआ था तो वहां के प्रधानमंत्री बने थे महिंद्रा राजपक्षे। उसी चुनाव में जो वहां के नए विदेश सचिव बने थे उन्होंने अपनी नई विदेश नीति में सबसे पहले यही कहा था कि इंडिया फर्स्ट अप्रोच, भारत प्रथम दृष्टिकोण के अपनाने की बात भी कही थी। महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन हुए इस बैठक में भारत और श्रीलंका के बीच में? महत्वपूर्ण समझौते रक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या क्या समझौते हुए। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, खुफिया जानकारी, सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण आदि सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। तो रक्षा के क्षेत्र में इन मामलों पर सहमति हुई और दोनों देशों के बीच एक इंटेलिजेंस शेयरिंग समझौते पर भी हस्ताक्षर की चर्चा की गई कि दोनों देश आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, इस पे भी बात हुई। और ध्यातव्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र के संदर्भ में भारत द्वारा श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री जागरूकता के क्षेत्र में पहले एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया जा चुका है। और क्या कह रहा है, और अभी तक इस समझौते के तहत जो ये हिंद महासागर वाला हुआ है, व्यापारिक जहाजों की आवाजाही के संदर्भ में जानकारी एक दूसरे को साझा की जा रही थी, परंतु यदि इस समझौते को और आगे अगर बढ़ाया जाता है तो इसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध पोतों के आवागमन की जानकारी भी साझा की जा सकेगी और अन्य देशों से प्रशिक्षण के लिए भारत आने वाले
कुल विदेशी सैनिकों में से 25% सीट श्रीलंका के सैनिकों को दी जाती है और श्रीलंका द्वारा पिछले कुछ समय से इन सीटों की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है। अन्य देशों से जो भी प्रशिक्षण के लिए भारत आते हैं सैनिक, उनमें से सबसे ज्यादा 25 सीट श्रीलंका को ही दी जाती है, लेकिन एक डिमांड की जा रही है बढ़ाने की, तो इसमें भी बातचीत हुई। और दोनों देशों के बीच समुद्री अवैध शिकार और मछुआरों की समस्याओं के मुद्दे पर भी सहयोग बढ़ाने की बात की गई। जो वहां के मछुआरे हैं उनके समस्याओं को हल करना भारत और श्रीलंका के बीच में, और जो समुद्र के जो अवैध शिकार किए जाते हैं उनको रोकने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। पर्यटन और सांस्कृतिक संदर्भ में भी बात हुआ। पर्यटन और सांस्कृतिक संपर्क के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में क्या कि भारत द्वारा दोनों देशों के बीच बौद्ध संपर्क को मजबूत करने के लिए श्रीलंका को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। भारत श्रीलंका को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान में देगा। दोनों देशों के बीच बौद्ध संपर्क को मजबूत करने के लिए ये पर्यटन और सांस्कृतिक मुद्दों पर बात हुई और इस अनुदान का प्रयोग बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने में किया जाएगा, जिसके तहत बौद्ध मठों का निर्माण, नवीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षमता विकास आदि कार्य भी इसमें शामिल हैं। और भारत सरकार द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के रूप में श्रीलंका के बौद्ध तीर्थयात्रियों के एक प्रतिनिधि मंडल की कुशीनगर यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। तो ये सब पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग हुए हैं। और क्या बात हुई? और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास योजना पर भी भारत और श्रीलंका के बीच में बात हुई। तो क्या बात हुआ ये देखिए कि भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के तहत भी साझेदारी की गई और इसके तहत भारत द्वारा श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी भारत द्वारा श्रीलंका को। और इसके तहत श्रीलंका में ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, ये जो एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसके तहत क्या होता है ये देखिए। इसके तहत श्रीलंका में 20,000 घरों और 1,000 सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। और इसके तहत 60 मेगावाट की सौर विद्युत योजना का उत्पादन का भी अनुमान है, जो ये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा भारत श्रीलंका को प्रदान करेगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में ये सारी चीजें होती हैं, ध्यान में रखेंगे। और क्या 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 बात हुआ? भारत द्वारा श्रीलंका में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास योजना HIDP हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अगले 5 वर्षों यानी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। भारत श्रीलंका में HIDP हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है 2025 तक। और ये जो HIDP प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा ये ध्यान में रखिए। इस परियोजना के तहत 10,000 घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा भारत द्वारा श्रीलंका में, जिसकी घोषणा वर्ष 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान की गई थी। और इसकी घोषणा HIDP प्रोजेक्ट की घोषणा 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका यात्रा के दौरान की थी और इसको 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2025 तक 10,000 घरों का निर्माण, ठीक। और इस योजना से सबसे अधिक लाभ बागानों में कार्य करने वाले जो श्रमिकों को प्राप्त होगा। जो वहां पे बागानों में कार्य करने वाले श्रमिक मजदूर हैं, 10,000 जो घर बनेंगे HIDP के तहत, इसका फायदा इनको मिलेगा। और इससे पहले भी भारत द्वारा जाफना में 50,000 घरों का निर्माण भी किया गया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अन्य सहयोग क्या है इसके अलावा, और कौन कौन से सहयोग पे बात हुई भारत और श्रीलंका के बीच में? इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कृषि, पशुपालन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और आयुष के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ाने और इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने पर भी सहमति व्यक्त हुई। और जो क्षेत्र थे जैसे एग्रीकल्चर, पशुपालन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य का क्षेत्र और आयुष मामलों में जितने भी तकनीकी सहयोग है, टेक्नोलॉजी को बढ़ा करके इन क्षेत्रों से लोगों को प्रशिक्षित करने पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या क्या है? क्या चुनौतियां हैं ये देखिए। श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन क्या कहता है ये देखिए। कि अगस्त माह में श्रीलंका के संसदीय चुनावों में महिंद्रा राजपक्षे के भारी बहुमतों से विजय हो जाने के बाद यह आशंका व्यक्त की गई कि श्रीलंका सरकार द्वारा संविधान के 13वें संशोधन को रद्द किया जा सकता है, जिससे वहां की तमिल आबादी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं
भी बढ़ गई हैं। ऐसा हुआ था कि जो वहां का 13वां संविधान संशोधन है वो रद्द हो जाएगा। अगर रद्द हो जाएगा तो जो तमिल आबादी वहां पे रहती है उनको सुरक्षा को लेकर दिक्कत होगी। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इस बैठक के बाद जारी साझा वक्तव्य में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने संविधान के 13वें संशोधन को पूरी तरह लागू करने के संदर्भ में भारत के मत का समर्थन किया है कि संविधान संशोधन समाप्त नहीं होगा। इस संविधान संशोधन के तहत क्या है कि श्रीलंका में जो तमिलियन लोग रहते हैं उनके बारे में यह है, उनकी सुरक्षा को लेकर उनके संबंधी इस उसमें है। अगर ये हट जाता तो फिर वहां तमिलियन को रहने में दिक्कत होती। आगे देखिए। परंतु इस शिखर सम्मेलन के बाद श्रीलंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी वक्तव्य में इस बारे में कोई बात ही नहीं की गई। ठीक है, आगे देखिए। इसमें चीन की क्या भूमिका है? चुनौतियों में चीन की भूमिका भी है। क्या है ये देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने श्रीलंका में भारी मात्रा में निवेश और मुख्य रूप से अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में किया है चीन ने। और इसके साथ ही चीन ने अन्य कई परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का ऋण भी उपलब्ध कराया है। चीन की एक अलग ही पॉलिसी चल रही है कि चीन की पॉलिसी के जो भी भारत से सटे हुए जो दूसरे राष्ट्र है वहां पे निवेश करता है, उनको प्रोत्साहन देता है कि भारत के साथ उनके संबंध मतलब खराब हो और चीन के साथ उसके संबंध अच्छे बने। तो ये तो है, तो ये भी करता है चीन वहां पे भारी निवेश। और एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 से वर्ष 2012 के बीच श्रीलंका द्वारा लिए गए कुछ विदेशी उधार में से 60% चीन से ही आया है। 2008 से 2012 तक का जितने भी विदेशी उधार अभी तक श्रीलंका लिया है इतने सालों में, 4-5 सालों में, तो ये 60% चाइना से ही ले लिया है। और ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए लीज पर भी लिया था। और 2017 में चीन ने क्या किया था कि श्रीलंका का एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, उसको 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया है। 2017 में ले लिया है। आगे देखिए और कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हिंद महासागर में श्रीलंका की अवस्थिति रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रीलंका इस तथ्य से भली भांति परिचित भी है। और इसके साथ ही वह चीन तथा भारत दोनों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है। और पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में बंदरगाहों जैसे ग्वादर जो पाकिस्तान में है, चटगांव बांग्लादेश और या क्यूफुलू म्यांमार में, हम्बनटोटा श्रीलंका के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन जो है हिंद महासागर के आसपास के जो भी बंदरगाह हैं उसको लीज पे ले रहा है, वहां पे अपने प्रभुत्व को मजबूत बना रहा है, जिससे भारत के लिए चिंता का विषय है। अभी जो श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन है इसके बारे में पढ़ लीजिए कि संविधान संशोधन में क्या क्या बातें हैं। ये देखिए श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन वर्ष 1987 से 1990 के दौरान श्रीलंका में भारत के हस्तक्षेप का परिणाम है। 13वां संविधान संशोधन 1987 के 90 के दौरान में हुआ था और ये भारत के हस्तक्षेप का परिणाम। क्यों? क्योंकि गौरतलब है कि श्रीलंका में लागू वर्ष 1978 के तहत सभी शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित थी श्रीलंका के। और 29 जुलाई 1987 को हुए भारत श्रीलंका समझौते के तहत प्रस्तावित किए गए इस संशोधन का उद्देश्य श्रीलंका के तत्कालीन पूर्वोत्तर प्रांत जिसमें तमिल बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें तमिलियन ज्यादा रहते हैं, में राजनीतिक शक्तियों के हस्तांतरण हेतु एक नया मार्ग बनाएगा, उनके लिए एक नया नियम कानून बनाए जाने की बात की गई। और क्या कहा गया? इस समझौते के तहत श्रीलंकाई संसद में 13वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया और इसके तहत श्रीलंका में निर्वाचित प्रांतीय परिषद की प्रणाली लागू करने की अवधारणा प्रस्तुत की गई। नहीं तो श्रीलंका का सारा प्रांत का शासन केंद्र में ही लागू होता था। और लेकिन ये भारत ने कहा क्योंकि तमिलनाडु जो तमिलियन है ज्यादातर बॉर्डर के पास होने पे ज्यादातर आबादी वहां के एक प्रांत में रहती है और इसके तहत न सिर्फ पूर्वोत्तर प्रांत में बल्कि श्रीलंका के सभी प्रांतों में प्रांतीय परिषद के गठन की बात भी की गई। जो श्रीलंका का पूर्वोत्तर प्रांत है वो वहां पे तमिल बहुल एरिया है। और इसके पश्चात पूर्वोत्तर प्रांत को छोड़कर गृह युद्ध और क्षेत्रीय हिंसा के कारण देश के अन्य सभी हिस्सों में प्रांतीय परिषदों का चुनाव हुआ, पूर्वोत्तर प्रांत को छोड़ करके। और 2007 में उत्तरी और पूर्वी प्रांत फिर अलग हो गए और वर्ष 2008 में पूर्वी प्रांत में प्रांतीय परिषद के चुनाव हुए, परंतु उत्तरी प्रांत में प्रांतीय परिषद के पहले चुनाव वर्ष 2013 में आयोजित किए गए थे। और इस 13वें संविधान संशोधन से संबंधित विवाद क्या है? क्या है विवाद? ये समझिए
कि श्रीलंका के अधिकांश सिंगला राष्ट्रवादी जनता द्वारा 13वें संविधान संशोधन को भारत द्वारा अधिरोपित प्रावधान के रूप में देखा जाता है। श्रीलंका के जो अधिकांश जनता है, जो सिंगला है, वो क्या कहती है? कहते हैं कि जो 13वां संविधान संशोधन है ये भारत द्वारा हम पे अधिरोपित किया गया है। और वर्ष 2009 में लिट्टे के विरुद्ध गृह युद्ध में श्रीलंका सरकार की विजय के बाद की अधिकांश सिंगला समुदायों के लोगों ने संविधान के 13वें संशोधन को न लागू करने की मांग की थी। और उसके अनुसार क्योंकि तमिल समुदाय ने अपनी मांगों के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया था, ऐसे में इसे पूरी तरह लागू करने को अनावश्यक नहीं है। इस मुद्दे पे बात हुई, यही विवाद का मुद्दा है। और गौरतलब है कि श्रीलंका में सिंगली समुदाय की आबादी 74.9% है, जबकि श्रीलंकाई तमिलों की आबादी मात्र 11.2% ही है। क्लियर? इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? इसमें आगे क्या सुधार हो सकता है? ये देखिए क्या हो सकता है आगे की राह, क्या सुधार कि भारत को श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा हेतु संविधान संशोधन जैसी घटनाओं पर नजर रखनी होगी और साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग के रूप में शुरू की गई विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान भी देना होगा। ये सब भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा। वर्तमान में श्रीलंका बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा का केंद्र बन गया है और साथ ही भारत और श्रीलंका को एक सूत्र में जोड़ने में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी जैसे पर्यटन के मामले में बौद्ध धर्म की जो बात की गई थी, और ऐसे में भारत सरकार द्वारा बौद्ध धर्म के माध्यम से दोनों देशों के नागरिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसमें और क्या हो सकता है आगे की राह कि दोनों देशों के बीच मछुआरों से जुड़े विवाद पर मिलकर स्थानीय समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। और श्रीलंका नेतृत्व ने कई मौकों पर भारतीय निजी कंपनियों द्वारा श्रीलंका में निवेश की इच्छा जाहिर की थी और श्रीलंका के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं को देखते हुए निवेश के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कि दोनों देशों के बीच जो मछुआरों से जुड़े विवाद है उनको हमेशा निपटाते रहना चाहिए भारत को श्रीलंका के साथ मिलकर। और जो श्रीलंका नेतृत्व में कई मौकों पर जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा श्रीलंका में निवेश की इच्छा जाहिर की गई है और ऐसा भारत को करते रहना चाहिए। ठीक है, ये आज का टॉपिक था जो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग इसे जरूर फॉलो कर लेंगे। और ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगा और शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बातें पहुंच भी सकेंगी, वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकेंगे। और रोजाना ये क्लास होती है तकरीबन सुबह 10:30 बजे। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।